नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। देश में नए कृषि कानूनों को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं की। बजट में कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स और उद्यमों पर भी खासा जोर रहा। बजट में किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया, किसानों और पशुपालकों को क्या लाभ मिलेगा, इन सभी के बारे में विस्तार से बताने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ शीतल प्रसाद शर्मा जी। शीतल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी। कृषि कानून को लेकर पिछले कई दिनों से हमारे देश में काफ़ी हलचल मची हुई है, किसान डटे हुए हैं मोर्चे पे। इन सब के बीच में वित्त मंत्री बजट लेकर आई हैं कृषि का। जी। तो बताइए क्या खास है इस बजट में? देखिए, पहली बात तो खास ये है कि आंदोलन एक तरफ चल रहा है जी। दूसरा, हम एक लंबे पेंडेमिक के दौर से गुजरे हैं। जी बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में काफ़ी बदलाव आया है, मैं कह सकता हूँ काफ़ी कमज़ोर पड़ी है। जी। निगेटिव में हमारी ग्रोथ चली गई है। जी। उसके बावजूद अगर हम ठीक से जो कृषि में प्रावधान किए गए हैं उनका अध्ययन करें जी। तो ये बात स्पष्ट है कि ये किसानों में, कृषि जगत में, पशुपालकों में ये आशा जगाने वाला एक बजट है, उत्साह पैदा करने वाला बजट है। जी। क्योंकि जिन परिस्थितियों में बजट बनाया गया उनमें हमारे पास राशि कम उपलब्ध थी, उसके बावजूद भी एक तथ्य जो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो केंद्रीय बजट होता है जी। उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा जाता है फौज के पास, सेनाओं पे, हमारी जी। सुरक्षा पे, जी। और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जाता है कृषि पर। जी। इस बार भी सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है जी। कि कृषि में जो अपेक्षित हिस्सा है वो जाए, कृषि का जो विकास दर है वो बनी रहे। जी। इसमें एक बात और है जो मैं आज मीनाक्षी जी उल्लेख करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कि जब हम ऐसे दौर से गुजरे कि हमारी जो जीडीपी है वो उसकी ग्रोथ निगेटिव आ रही थी, उस समय हमारे जो सबसे बड़ा संबल बना वो हमारी कृषि थी। जी बिल्कुल। कृषि ने अपना पॉजिटिव यानी सकारात्मक प्रदर्शन किया, अच्छे नतीजे सामने आए। और मैं समझता हूँ कि ये उत्साह है जो नया बजट आया उससे किसानों में, पशुपालकों में और हमारे जो मछली पालने वाले या कृषि के अन्य कार्य करने वाले लोग हैं उन सभी में बना रहेगा। जी बिल्कुल। राजस्थान के बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए कुछ खास विशेष लाभ दिए गए हैं? हाँ, राजस्थान के लिए, राजस्थान की बात हम करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बजट की विशेषताएं उन पे अपन करना चाहेंगे। जी। बजट की पहली विशेषता ये रही कि इसमें हमारे कृषि में जो मुख्य बिंदु होते हैं, जो कृषि की विकास दर को तेज करते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को बढ़ाते हैं, वो सबसे पहला है कृषि उत्पादन। जी। तो इस बजट में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। जी। दूसरा होता कृषि विपणन, जो वर्षों से ये क्षेत्र बड़ा उपेक्षित था, लेकिन इस बार इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो 3 बिल आए जिनको लेके आप अभी चर्चा में आपने कहा कि जिन पे थोड़ा सा हलचल चल रही है, कृषि विपणन पे केंद्रित किया गया। और कृषि विपणन के साथ जो विशेष ध्यान इस बार दिया गया है वो है संरचनात्मक विकास पर। कृषि में संरचनात्मक विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, और इसके लिए बड़ा प्रावधान किया गया है। तो एक समग्र विकास की ओर देखता हुआ और आशा जगाने वाला बजट। अब आपका एक प्रश्न था और बहुत ही समयोचित प्रश्न है वो कि राजस्थान के लिए किस प्रकार से हमारा बजट हमारे लिए लाभकारी है। देखिए, राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं वो 2-3 परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है कि हमारे किसानों के पास संसाधन कम है। संसाधन कम होने का मतलब हमारे पास कृषि उत्पादन लेने के लिए हमें अगर कुछ उपकरण खरीदने हैं या उपकरणों के अलावा जो आदान खरीदने हैं, कृषि आदान है, बीज है, खाद है, दवा है, वो खरीदने के लिए राशि थोड़ी कम होती है हमारे पास। तो ऐसी स्थिति में जो कृषि ऋण का प्रावधान किया गया वो एक बड़ा प्रावधान है, और उससे राजस्थान के किसान भी जितना उनका प्रपोर्शन है, जितना उनका अनुपात है, उस अनुपात में निश्चित रूप से लाभान्वित। दूसरी राजस्थान की जो सबसे बड़ी कमी है, हम भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, पानी की कमी है। बिल्कुल। तो पानी की व्यवस्था भी इस बजट में की गई है। पानी के 2 स्रोत हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि जो हमारे सूक्ष्म सिंचाई के माइक्रो इरिगेशन के जो माध्यम हैं, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम के लिए पिछले बार 5,000 करोड़ का प्रावधान था, नाबार्ड में एक फंड बनाया गया था। अब के बार वित्त मंत्री महोदया ने इसको डबल करके और इसको 10,000 करोड़ कर दिया गया। तो एक बड़ा उछाल है, दुगना राशि होना बजटों में। और जो परिस्थितियां अपन आज देख रहे हैं, पेंडेमिक परिस्थितियों से गुजरे हैं, उसके बावजूद उसमें दुगनी वृद्धि करना एक अच्छा संकेत है। तीसरा होता है इरिगेशन की सुविधाएं। इरिगेशन की सुविधाओं के लिए भी 5,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। और वो सुविधाएं जो हैं, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये ढांचागत जो हैं सुधार वो हैं, संरचनात्मक सुधार जिन्हें हम कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जिनको हम कह रहे हैं। तो उसके लिए जो 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया वो एक बड़ा प्रावधान है।
तो उसका भी राजस्थान के किसानों को फ़ायदा मिलेगा और उससे किसानों के उत्पादन बढ़ेगा और उनके जेब में पैसा जाएगा। जी बिल्कुल। लोन से संबंधित भी इसके अंदर काफ़ी बढ़ाया गया है। जो लोन किसान हमेशा मांगा करता था, ऋण की हमेशा उसके आगे प्रॉब्लम रही है, क्योंकि बड़ा अनसर्टेन रहती है उसकी फसल का, मौसम सब चीज़ों पे निर्भर करता है, तो ऋण तो लेना ही पड़ता है किसान को। हाँ, तो आपने मीनाक्षी जी सही कहा कि ऋण लेना ही नहीं पड़ता, ऋण की आवश्यकता शुरू में ही होती है जी। उसमें 2-3 भाग हैं कि पहली बात ये होती है कि जो राजस्थान के खुद सहकारी बैंक हैं वो भी ऋण उपलब्ध कराते हैं। भारत सरकार उनके लिए जो ऋणों की व्यवस्था करती है उसमें आशातीत वृद्धि की गई है जी। 16 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो ये बड़ा प्रावधान है जी। और इस प्रावधान से राजस्थान के किसानों को भी फायदा होगा। और राजस्थान के किसानों में एक बात आप देखेंगे जी। कि राजस्थान के किसान ऋण को लेते भी हैं जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिक आवश्यकता है ये बिल्कुल, और उसके साथ साथ ऋणों का समय पे चुकारा भी करते हैं जी। तो उससे सहकारी बैंकों पे और जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उन पे बोझ कम आता है जी। और राजस्थान में किसानों को ऋण जो एडवांस किया जाता है जी। उसकी मात्रा भी अन्य राज्यों से, अपने पड़ोसी राज्यों को भी हम देखें तो वो अच्छी होती हैं। तो ऋण की सुनिश्चितता करने के लिए बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। 16.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है और इससे किसानों को जो ऋण होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक कैटेगरी के ऋण वो होते हैं जो आरंभिक जो कार्य होता है उसमें करने पड़ते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जिसमें किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहता है या अन्य उपकरण खरीदना चाहता है, अपना हैरो खरीदना चाहता है या अपने भंडारण के लिए कुछ यंत्र, जो भी किसी तरह की यंत्र भी हो सकते हैं, भंडारण भी हो सकते हैं, उसमें संरचनात्मक जो विकास होता है वो भी सारे हो सकते हैं। वो ऋण बड़े होते हैं। ये ऋण जो होते हैं ये 1 लाख से लेके 5 लाख तक हो सकते हैं, 20,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है। लेकिन आदानों के अतिरिक्त जो ऋण है वो भी उपलब्ध कराने के लिए समुचित राशि का प्रावधान इसमें किया गया। एक एमएसपी बहुत ज़्यादा सुनाई में दे रहा है पीछे चारों तरफ से, क्या है ये एमएसपी? और ज़्यादातर जो आंकड़े कुछ बताते हैं वो ये कहते हैं कि एमएसपी का फ़ायदा जो होता है वो सिर्फ 6% किसानों को ही मिल पाता है। जी जी। तो ये क्या है ये पूरा, इसके बारे में जी इसको समझना जरूर। देखिए जी, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें 2 खास मांगे थी जी। पहली मांग ये थी कि साहब एमएसपी जो है वो समाप्त हो रही है जी। ये भ्रम था जी। और मैं समझता हूँ इस बजट के आने के बाद ये भ्रम लगभग समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने जो एमएसपी में दरें हैं जो फसल विशेष के लिए दी जाती हैं जी, और उनकी मात्रा, मिकदार, जो टोटल अमाउंट का प्रावधान किया गया, जो आउटले किया गया जी, उन दोनों में ही बढ़ोतरी की है। अब हम इसको समझ, अब एमएसपी क्या है? आपने एक प्रश्न उठाया और ये प्रश्न अगर जनसाधारण के सामने रखेंगे तो वो सोचेगा कि भारत सरकार कोई फायदा दे नहीं रही जी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हिंदी में हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य जी। न्यूनतम समर्थन मूल्य ये एक मार्केट इंटरवेंशन है, विपणन की एक व्यवस्था है जी। अगर किसी किसान ने अपना कुछ उत्पादन लिया और वो उत्पादन ज़्यादा हो गया और उसको व्यापारी नहीं खरीद रहा है जी, उस परिस्थिति में भारत सरकार उस सामग्री को लेती है, उसको हम प्रोक्योरमेंट बोलते हैं, परचेज नहीं है जी, जी। दोनों बातों में फ़र्क समझने की जरूरत है कि एक तो होता है हम कोई चीज़ खरीदें बाजार में जी, बिल्कुल, और एक सरकार किसानों को सपोर्ट करने के लिए उसको प्रोक्योर करती है, उनसे लेती है जी। तो ये एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है और ये तब शुरू होता है जबकि एक तो गलत हो जाए, मात्रा ज़्यादा हो जाए। मान लीजिए इस बार किसान हमारे जो हैं व्यवस्थित नहीं है, उन्होंने पूरे बाजार में मान लीजिए सरसों बो दिया या गेहूं बो दिया या कॉटन बो दिया और उसकी मात्रा इतनी हो गई कि जो किसानों की आवश्यकता थी उससे कम ज़्यादा उत्पादन हो गया जी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य उस किसान के लिए एक लकड़ी का सपोर्ट है, एक सपोर्ट है, बुजुर्ग को जैसे होता है वैसे जी, कि भाई अब आप बाजार में नहीं बेच पा रहे हैं तो सरकार आपके साथ खड़ी हुई है, आइए हम खरीदते हैं। ये अच्छा संकेत है जो आप 6% बता रहे हैं जी। वो अच्छा संकेत इस प्रकार है, इसका मतलब ये है, इसका जो विश्लेषण अगर हम करें, इसका मतलब है कि 94% किसान अपना जो उत्पादन किया हुआ सामग्री है, जो कृषि उत्पाद है, उसको बाजार में बेचने में सक्षम है। ओके। और जो समर्थ देश हैं उनमें ये प्रतिशत और भी कम होता है। ओके। तो भारत सरकार ये प्रयास करती है कि जो किसान बाजार में बेच नहीं पा रहा है या किसी गुणवत्ता के कारण, किसी अन्य कारण को लेके वो सामग्री, उसकी जो उत्पाद है बिक नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति, अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जी। कि ये एमएसपी अगर समाप्त नहीं होगी तो जो आंदोलनरत जो हमारे किसान भाई हैं जी, उनकी एक मांग पूरी हो गई कि एमएसपी कभी समाप्त नहीं होने वाली जी। अब इस वर्ष के आंकड़े हम देखते हैं जी। जैसे हम पहले दलहन से शुरू करते हैं जी। दलहन में 2013-14 अगर हम देखें तो उस समय 263 करोड़ रुपए का दलहन किसानों से प्रोक्योर किया जाता था। ओके। सिर्फ 263 करोड़ रुपए का जी। और अगर हम पिछले वर्ष को देखें तो पिछले वर्ष 8,285 करोड़
काफी कहाँ 600 करोड़, कहाँ 8,685 करोड़, यानी कि 40% का जंप आया है, 40 गुना का। मैं अपने आप को ठीक करूं, यानी कि अगर 13-14 के मुकाबले हम देखें, जबकि ये सरकार अस्तित्व में आई थी, अगर हम उनके 7 साल की गणना करें तो 40 गुना अगर इसमें वृद्धि होती है तो किसानों के लिए अच्छा संकेत। और दलहन के बारे में मीनाक्षी जी एक बात और है कि दलहन हमारे यहाँ उत्पादन कम होता है, इसलिए हमें विदेशों से लेना पड़ता है। और इसमें जो है हमारा गवर्नमेंट एक्सचेकर जो है, जो हमारा विदेशी पूंजी जो हम एकत्रित करते हैं वो खर्च होती है। तो ये भारत सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया। और इस बार जो प्रावधान किया, देखिए मैंने बताया कि पहले 263 करोड़ था, फिर उसके बाद 8,285 करोड़ हुआ, और इस बार जो प्रावधान किए गए हैं वो उससे भी 30% ज्यादा है। 10,530 करोड़ का प्रावधान दलहन में किया गया। राजस्थान में दलहन ज्यादा होती है, इसलिए मैंने दलहन को पहले लिया। अब हम गंगानगर या ऐसे इलाके हैं जहाँ गेहूं ज्यादा होता है उसकी बात करें तो गेहूं के लिए 13-14 में 33,874 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इतनी राशि किसानों को भारत सरकार गेहूं खरीदने के लिए देती है पूरे देश में। अभी वो प्रावधान बढ़ाकर जो है 75,060 करोड़ का कर दिया गया है। और उससे 48 लाख से ज्यादा किसान, मतलब लगभग 49 लाख किसान जो है प्रति वर्ष लाभान्वित होता है। ये वर्ष का बजट है। तो प्रति वर्ष लाभान्वित, तो जो किसान लाभान्वित हो रहे हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। उसके बावजूद देखिए कि सरकार से किसान की डिमांड तो बनी रहती है और उनका ये लोकतांत्रिक हक भी है, लेकिन ये भी लोकतांत्रिक हक है कि हम सरकार की बात सुने और अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको स्वीकार करें। एक फसल और है जो हमारे राजस्थान में होती है, वो होती है कॉटन, कपास। कपास में अगर हम 2013-14 का आंकड़ा देखें तो सिर्फ 90 करोड़ रुपए का प्रावधान होता था। और आज वो प्रावधान 25,974 करोड़ रुपए का। कितना बड़ा उछाल आप देखिए। काफी बड़ा उछाल है तो इसके अंदर। इससे किसानों को ही फायदा होगा। और मैंने तीनों फसलें वही ली हैं, और फसलें भी हैं जैसे पैडी हमारे यहाँ नहीं होती है। मैं ये भी जानना चाह रही थी कि डेयरी, पशुपालक और मछली पालन के लिए भी इसके अंदर काफी प्रावधान होंगे। बहुत सारे प्रावधान है। देखिए मछली पालन के लिए काफी बड़ा बजट भी दिया है उसके लिए। मछली पालन के लिए मीनाक्षी जी 2 तरीके का मछली पालन होता है, कि फ्रेश वाटर में होता है, एक मैराइन वाटर में होता है, समुद्री में। हमारे यहाँ फ्रेश वाटर का होता है, मैराइन का उन राज्यों में होता है जहाँ समुद्री तट उपलब्ध है। तो 5 बड़े हब बनाने का प्रावधान किया गया है, 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो मछली उत्पादन से जो उस क्षेत्र के किसान हैं जो मछली उत्पादन में रुचि रखते हैं, आप देखते होंगे हमारे कई जो मछली पालक भाई हैं उनको पाकिस्तान वाटर बॉर्डर पार कर लेते हैं तो पकड़ लेता है। कई बार श्रीलंका में ऐसा किस्सा होता है, अखबारों में पढ़ते रहते हैं हम इस तरह की खबरें। तो जो किसान जिनके पास ऐसा जल उपलब्ध है उनको फायदा होगा। एक चीज और जो भारत सरकार ने अब नया अपने बजट में बात कही है वो सीवीड की बात है। सीवीड जो होता है, जैसे हमारे खेतों के अंदर ऐसे पौधे उग जाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, खरपतवार जिनको हम बोलते हैं, वैसे समुद्र में भी खरपतवार होती है। वो खरपतवार जो है हमारे यहाँ फर्टिलाइजर बनाने में काम आ सकती है, उसमें काफ़ी पोषक तत्व होते हैं किसानों के, उसके कई उपयोग हो सकते हैं। तो उसका अभी कोई संरचनात्मक ढांचा नहीं था, काम होता था, इसमें कोई संदेह नहीं है। काफ़ी लोग उसका उत्पादन भी करते थे, उसमें राजस्थान में भी कई किसान उसका बना हुआ जो उर्वरक होता उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ये संरचनात्मक रूप से, एक प्रयोगात्मक रूप से एक शुरू हुआ है और उसके लिए भारत सरकार ने उसके लिए बजट में प्रावधान। हम जितनी भी अभी इन दिनों बात कर रहे हैं इसके साथ में जुड़ी हुई सबके आम आदमी के मन में ये एक सवाल उठता है मोटा मोटा कि क्या इन सब से मंडी व्यवस्था के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, क्या समाप्त हो जाएंगी मंडियाँ? जी, जो दूसरी बात किसानों की मांग में चल रही है वो यही है कि मंडियाँ समाप्त हो जाएंगी। मंडियाँ समाप्त नहीं होंगी और उसके लिए एक बड़ा प्रावधान किया गया, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, उस राशि में से 1,000 करोड़ रुपया इस बात के लिए ईयर मार्क किया गया, इस बार के लिए चिन्हित किया गया है कि वो मंडियों के विकास में काम आएगा। तो अब देखिए, एक तरफ हमारे जो किसान भाई हैं वो कहते हैं मंडियां समाप्त हो जाएगी, दूसरी तरफ भारत सरकार ये कह रही है, पहले भी कहा भारत सरकार ने, कृषि मंत्री जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, हम उनके विकास को सुनिश्चित करेंगे। बल्कि कह रहे हैं 1,000 नई कृषि मंडियों का और बढ़ाने की बात की गई है। वो इलेक्ट्रॉनिक मंडियां का। जी। तो अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक मंडियों की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मंडियों की हम बात करें तो उसमें भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। हम लोग किसान भाइयों को सोचते हैं ये समझते नहीं है, ये जानते नहीं। कई बार मैं तो कृषि में रहा हूँ इसलिए मेरी ये धारणा नहीं है। मैंने किसान भाइयों से बहुत कुछ सीखा है जब वो प्रयोगात्मक रूप से करते हैं। अच्छा, वो एक इनफॉर्मल साइंटिस्ट है,
ओके। अपने खेत में खुद ऐसे प्रयोग करते हैं जिनसे कई बार साइंटिस्ट भी प्रभावित होता है कि तुमने तो अच्छा एक जी, म्यूटेशन पैदा कर लिया, एक अच्छी किस्म पैदा कर ली, जी, एक अच्छा उत्पादन आपने कर लिया। जी, लेकिन किसानों को हम उस स्थिति में देखना चाहते हैं जी, कि वो अपने खेत में खाट लगा के अपने कंप्यूटर से अच्छा, व्यापार करें, ओ, और इसके संकेत बहुत बढ़िया सामने आए हैं। जी, पिछली बार मेरे ख्याल से कुछ 5 लाख करोड़ के आसपास का व्यवसाय, जी, रजिस्टर्ड जी, और अनरजिस्टर्ड, अच्छा, भारत सरकार के आंकड़ों में तो करीब 2 लाख करोड़ का आ रहा है। जी, इतना व्यवसाय जो है कंप्यूटर के माध्यम से किसानों ने किया। ये काफी मैं दिलचस्प बधाई देना जानकारी है, किसानों, काफी बिल्कुल दिलचस्प जानकारी है ये, किसानों को भी बिल्कुल, बधाई देना चाहूँगा इस जी, बात के लिए, और जो किसानों को समर्थन करने वाला तंत्र है जी, उसको भी बधाई देना चाहूँगा, जो मंडी का तंत्र है, विपणन तंत्र है, कि जी, इतना बड़ा काम हुआ है। जी, तो भारत सरकार इससे बहुत उत्साहित है। जैसे उत्साहित किसान होता है, भारत जी, सरकार बिल्कुल, भी उत्साहित होती है, जी, उनके पास अच्छे इसी आंकड़े वजह आते से हैं। शायद ऑनलाइन जोड़ने का काम जी, इस पे जोरों तो से किया उसमें जा रहा है। 1000 जी, मंडियां नई जोड़ी जाएंगी, जी, यानी कि 1000 मंडियां नई जुड़ेंगी। तो मेरी अपेक्षा ये है कि आने वाले 5 साल में जी, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय है, जिसमें किसान अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, अपने पाम टॉप से या अपने मोबाइल से, जी, वो हो सकता है कि लाखों करोड़ का व्यवसाय करें, और उसमें जो बिचौलियों को हटाने की बात चल रही, जो किसान भी वर्षों से मांग कर रहे थे, जी, उसको एक नया आयाम और एक नया संबल मिल पाएगा। जी, बिल्कुल। अब इसमें बाद में बार बार वित्त मंत्री ने ये भी कहा था कि किसानों की आय को दोगुना करने का उनका लक्ष्य है, हमेशा इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं, जी तो वो किस तरीके से है? जी जी, देखिए, 2 गुना लक्ष्य तब होगा जी, जब पहली बात उत्पादन बढ़ेगा। जी, तो उत्पादन बढ़ेगा तो उसके लिए कुछ योजनाएं चाहिए। जी, तो उसके लिए भारत सरकार ने पिछली बार जो प्रावधान किए थे, जैसे हम समझें कि 1.45 लाख करोड़, जी, 1.45 लाख करोड़ का प्रावधान कृषि के लिए पिछले वर्ष के बजट में किया गया था। जी, उसमें से 30,000 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है इस वर्ष, और ओके, जो प्रावधान है आपके 1.48 लाख करोड़ का किया गया है, ओके, यानी 30 लाख करोड़ की वृद्धि की गई। अब इन 30 लाख करोड़ रुपयों से क्या होगा? जी, भारत सरकार की 72 योजनाएं चल रही हैं। मैं एक बात किसान भाइयों को कह सकता हूँ, या आपके लिए भी ये बड़ी रोचक बात हो सकती है, जो हमारे जी, दर्शक जो कृषि से जुड़े हुए नहीं हैं, उन वो सुने तो बात हो सकती है। जी, जी, बिल्कुल बताइए। कृषि में कोई भी गतिविधि का आप नाम लीजिए, सब जी, गतिविधि पे कोई ना कोई सब्सिडी जरूर मिलती है। आपको अच्छा, खेत पे तार खींचना है, आपको बीज खरीदना है, आपको कोई सैपलिंग खरीदनी है, आपको कोई उर्वरक खरीदना है, अच्छा, इसके बाद में आप चलते हैं, उसको बेचना है, कहीं ले जाना है, उसमें नई वैरायटी लानी है, नई किस्में मुफ्त में दी जाती। जी, कृषि का कोई भी गतिविधि जी, आरंभ से लेके अंत तक अच्छा, भारत सरकार उस पर सब्सिडी, अनुदान उपलब्ध कराती है। वाकई में वो बड़ी अनुदान अच्छी में ये जानकारी। राशि काम आती है। ओके, तो इससे उत्पादन बढ़ेगा। जी, दूसरी बात होती है विपणन। हमने उत्पादन कर लिया, जी, कई बार हम किस्सा देखते हैं जी, कि किसान भाई जो हैं, वो टमाटर लेके गया, उसका भाव नहीं मिला, वो ट्रॉली को वहीं डाल दिया गया। जी, बिल्कुल, तो विपणन तंत्र को मजबूत करना भी जरूरी है। जी, विपणन तंत्र को मजबूत करने के लिए ही जो हमारे 3 बिल हैं, जी, उनमें से एक बिल इसी पर केंद्रित है कि हम कृषकों को कैसे समर्थ बनाएं, कैसे जी, उनको संरक्षण प्रदान करें, ताकि उनकी जो उत्पाद हैं उनकी कीमत उनको जी। मिल सके। कानूनी ढांचा कुछ इस तरह से हो कि वो जोखिम रहित खेती जिसे कहते हैं वो कर सके, और उनको ये विश्वास रहे कि उनकी फसल नुकसान नहीं पाएंगे, या जिस जी मूल्य पे वो बेचना चाहते हैं एक जी उनको सही मूल्य मिल जी पाए। जी, और जी, जब वो नहीं बेच पाते हैं जी, तो फिर एमएसपी की व्यवस्था किसानों के लिए लागू है। जी, ठीक है। बिल्कुल, अब इसमें एक बात और आती है जी, कि मैंने मान लीजिए इस बार गेहूं पैदा किया, जी, और मैंने 2000 क्विंटल गेहूं मेरे खेत में पैदा हुआ। जी, मुझे उसको कहीं ना कहीं रखने की ज़रूरत है। जी, वो उसके लिए ज़रूरत होती थी वेयर हाउसिंग की, बिल्कुल, क्योंकि परंपरागत तरीके जो हैं उनमें नुकसान बहुत होता है। जी, जी, अगर आप 100 किलो गेहूँ, 1000 किलो गेहूँ अगर कहीं भंडारित करें और उसमें से 10% नुकसान हो जाए, तो नुकसान किसका है? वो जाहिर है किसान का किसान नुकसान का है। होगा। जी, और विदेशों में, स्वीडन में हम गए, उनकी एक पॉपुलर क्रॉप है, तो हमने वहाँ जो भंडारण करता था, उसका जो मैनेजर था, उससे पूछा कि इसमें हाउ मच ऑफ इट इज़ वेस्टेड, कितना इसमें से ख़राब हो जाता है। जी, तो उन्होंने हमसे सवाल किया, व्हाट डू यू मीन, अच्छा, क्यों ख़राब हो जाएगा? भारत ओके, सरकार उसकी ओर बढ़ रही है। इतना सुदृढ़ है उनकी जी जी, व्यवस्था। नहीं जी, नहीं, व्यवस्था भी सुदृढ़, उनका जी, कमिटमेंट बहुत सुदृढ़। कमिटमेंट, जी, तो बिल्कुल, इस बजट में 10 लाख मैट्रिक टन जी, भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इतना काफी राशि अच्छी उपलब्ध बात। कराई गई कि हम जी, 10 लाख मैट्रिक टन अनाज अपना इस वर्ष में जी, बना सकें, वो तंत्र जिसमें इतना अनाज भंडारित हो सके। जी, तो हमारे पास अगर ज़्यादा उत्पादन होगा तो जी, हम उनमें भंडारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। जी, तो कोल्ड स्टोरेज से भी हमको जो है अपना जो ऐसा सामग्री है, जी, जैसे एक स्कीम चल रही थी
उसकी मैं आपसे चर्चा करूं जी। वो ग्रीन ऑपरेशन स्कीम का नाम है ग्रीन ऑपरेशन स्कीम जी। उसमें टीओपी टमाटर ये आलू, तीनों हाँ जी, आलू टमाटर जो सब्जियां होती जी हैं, हाँ। 3 सब्जियां थी उसमें। जी जी बिल्कुल। इसमें योजना में ये सुनिश्चित किया गया था कि जी। इनकी जो है ये पेरिशेबल होती हैं, यानी कि 5-6 जल्दी दिन में खराब टमाटर होती है। ख़राब हो जाता है, जी। अन्य सब्जियां भी ख़राब हो जाती हैं, सबकी अलग अलग अवधि है। जी जी। तो उस योजना का जो विस्तार करके 25 फसलें इसमें सम्मिलित की गई हैं। जी जी, इसके अतिरिक्त औरों को भी जोड़ा गया है जो पेरिशेबल हैं, जल्दी जो जी जी खराब होती हैं। पेरिशेबल जी थी। जी। तो 3 से 25 होने का मतलब इस स्कीम में जो कवर होंगे फार्मर, देखिए हमारे यहाँ खेती को खेती कभी नहीं कहते, जी। हम आपने खेती कहा क्योंकि जी। आप खेती से, हमारे यहाँ खेती बाड़ी बोलते हैं उसको। खेती बाड़ी, खेती का बिल्कुल मतलब ठीक बात है। एग्रीकल्चर, बाड़ी का मतलब हॉर्टिकल्चर। ओके। तो वो जो बाड़ी है उसमें होने वाली पर भी उतना ही ध्यान दिया गया। ओके। और जब हमने शुरू में बात करी माइक्रो इरिगेशन की, तो माइक्रो इरिगेशन तो जो जी। बाड़ी की फसलें हैं जिनको हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बोलते हैं उनके लिए जी। ज़्यादा उपयोगी है। जी। आजकल स्मार्ट फार्मिंग इसकी भी बहुत बात होती की जाती है कि इस तरीके से नई नई तकनीकों का उपयोग करके, तो सही में किसानों को फ़ायदा मिलता है इससे, अगर अगर इसमें जाते हैं स्मार्ट फार्मिंग की तरफ? देखिए स्मार्ट फार्मिंग का अर्थ समझना पहले बहुत ज़रूरी है। जी। किसान भाइयों, स्मार्टफोन आपने काम लिया होगा। जी। स्मार्ट का मतलब होता है दिखने वाला स्मार्ट नहीं। जी जी। स्मार्ट का मतलब होता है जो किसान भाई इलेक्ट्रॉनिकली अपने खेत को ऑपरेट करे, ओके, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो। अपने और घर पे बैठे बैठे जी। अगर उसे चाहिए जी। कि मुझे अभी अपना पंप ऑन करना है और मेरे खेत में स्प्रिंकलर या ड्रिप के माध्यम से जी। इरिगेशन होना है, तो अपने घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से अपना खेत जी जो जी। उससे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर हो सकता है, जी। वहाँ वो अपना पंप ऑपरेट करेगा ओके। और उसको वहाँ पता लग सकता है कि कितना पानी चला गया है और वो चाहे तो वो पंप बंद कर सकता जी। है। यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से जी। स्मार्ट तरीके से जी। अपने खेत में उसके जितने भी ऑपरेशन है उनको कर सकें, जी। तो वो ऑपरेशंस कर सकें। जी। इसके लिए भी जो हमारा ढांचागत विकास है जी। उसमें प्रावधान किए गए हैं। जी। सरकारें किसानों को मोबाइल दिला रही हैं, लैपटॉप दिला रही हैं, और उसमें एक बात और है जी। कि किस कृषि में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जी, कृषि एक बिल्कुल। चेंजिंग साइंस है, परिवर्तनशील विज्ञान है। बिल्कुल। आज आपके पास मिर्च की ऐसी किस्म हो सकती है जो जी। एक्स क्वांटिटी यानी कि एक निश्चित मात्रा में इतना उत्पादन देती है, जी जी। और आपको हो सकता है परसों पता लगे कि ऐसी किस्म आ गई है जिसमें ये रोग भी नहीं लगता और उत्पादन दोगुना होता है। जी बिल्कुल। तो वो कैसे प्राप्त होगा आपको? तो वो सरकार आपको जो मोबाइल दे रही है जी। या जो डिवाइसेज आपको दे रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक जी। डिवाइस, उनके माध्यम से आप ये प्राप्त जी। कर सकते हैं। और जो 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, उसमें जी। ये कवर। बिल्कुल, क्योंकि युवाओं को भी हमने देखा आजकल काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं खेती की तरफ, बड़ी जी ऊंची जी पढ़ाइयाँ डिग्रियां लेके आईआईटी वगैरह से भी निकल के हाँ। वो लोग अपने बजाय कॉर्पोरेट में नौकरी करने के वो लोग कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और वाकई में ये जो स्मार्ट फार्मिंग है जिसे कहते हैं, अभी हाल ही में मैंने पढ़ा भी था, काफ़ी बड़ा आर्टिकल आया था, जी जी युवा इस तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। ये कृषि कुछ समय में जी। मीनाक्षी जी आप देखेंगे एक जी। बड़ा डायनेमिक चेंज इसमें आ रहा है। ये जी। वाइट कॉलर जॉब हो जाएगा जी बिल्कुल। कुछ दिनों में। आप जैसे या अच्छे जो लोग हैं जो अपनी पोशाक पे कोई निशान नहीं लगाना चाहते हैं, जी। वो लोग इसमें कर सकते हैं। मुझे एक अनुभव है, जी। अमेरिका में एक साइंटिस्ट था, उसने अपना खेत रखा हुआ था, जी। और उसके बाद जो हार्वेस्टर था वो एयर कंडीशन था। ओके। राजस्थान के एक अधिकारी और हम साथ गए थे वहाँ पे। ओके। तो जब हम उसके हार्वेस्टर में बैठे जी। तो अपने काम करके वो आया 6 बजे, उसके बाद उसने 2 घंटे हार्वेस्टर चलाया, कोई जी। लेबर उसने एंगेज नहीं किया। जी। उस हार्वेस्ट में ये सुविधा थी कि उससे उसकी पुली बन जाती थी, वो एक जगह इकट्ठी हो जाती थी, उन्होंने भंडारण बनाया हुआ था, वहाँ जी। पहुँच जाती थी। जी। तो ऐसे समय में हम भी ऐसा कर सकते जी। चलते चलते मैं ये कहूँगी आपसे कि आप किसानों को कोई ऐसा संदेश दें सरकार की तरफ से हैं। कि वो सरकार पे कितना भरोसा कर सकते हैं और सरकार उनके लिए निरंतर प्रयासरत है। देखिए किसान भाइयों, जी। लोकतंत्र में हम इस बात पे तो ध्यान दे सकते हैं कि हम कोई आंदोलन करें, जी। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ आप हमारे बिल को रिपील करिए, ये संभव नहीं है। जी। एक उदाहरण के तौर पे जी। 100 से ज़्यादा संशोधन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें हो गए। जी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ज़्यादा सम्मानित कॉन्स्टिट्यूशन है। जी बिल्कुल। क्या हम उसको रिपील कर दें? जी। ऐसा संभव नहीं है। जी। दूसरी बात, जी। हम एक संसदीय प्रणाली में जी रहे हैं जी। जहाँ संसद ने हमारे बिल पारित किए हैं। जी। क्या हम ये देखना पसंद करेंगे कि सड़कों पर वो बिल रिपील हो? जी।
इसके तरीके हैं कि हम संसद में अपनी बात उठाएं, संसद के माध्यम से उसमें कुछ परिवर्तन करवाना चाहें करें जी। तीसरी बात, ये बात कभी संभव नहीं है, कोई भी माँ अपने बेटे की वो बात नहीं मानती जब तक वो उसे ना समझाए कि इसमें क्या कमी है जी। पहले हम इन बिलों का अध्ययन करें जी और व्यावहारिक रूप से देखें कि ये बिल हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं जी। और अंतिम बात ये कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास जितना बजट भारत सरकार देती है जी। उसका हम सदुपयोग करें और कृषि उत्पादन में योगदान देकर देश के विकास में भागीदार बनें। बिल्कुल, किसान अपना भरोसा सरकार पर बनाए रखें। इसी के साथ हम ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, स्टूडियो में आने के लिए और हमारे किसानों को और हम सबको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।